सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आए दिन किसी न किसी जनपद में मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 3/12/2020 को जनपद मिर्ज़ापुर के पहाड़ी ब्लॉक में आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। इस ऑनलाइन परीक्षा में अभी तक के सबसे मुश्किल प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, अगर आपके यहाँ पर अभी तक इस प्रकार का कोई क्विज आयोजित नहीं किया गया है तो आप इसके लिए तैयार रहें। पता नहीं कब आदेश आ जाए और आपके यहाँ पर भी इस तरह का एग्ज़ाम हो जाए, तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि जनपद मिर्ज़ापुर के पहाड़ी ब्लॉक में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए उचित है HOLO की पहचान। दूसरा विकल्प LOLO की पहचान। तीसरा है 1 व 2 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। पहला प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है मुझे भी। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका जो सही जवाब है वो विकल्प नंबर 3 है। ये HOLO एक तरह का लर्निंग आउटकम होता है और LOLO ये भी एक लर्निंग आउटकम होता है। तो साथियों, मैं इसमें विकल्प नंबर 3 को चुनूंगा। हो सकता है ये गलत हो। अगर आपको इसका सही जवाब पता हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, भाषा सीखने की पद्धति में उचित पद्धति है कोडिंग पद्धति, डिकोडिंग पद्धति और तीसरा है संतुलित पद्धति और नंबर 4 पर है सभी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है डिकोडिंग पद्धति, क्योंकि डिकोडिंग में होता क्या है, वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण करने को हम डिकोडिंग कहते हैं और यही प्रक्रिया भाषा सीखने की होती है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2 डिकोडिंग पद्धति। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षा के बच्चों के लिए है। पहला विकल्प है कक्षा 1 व 2, दूसरा विकल्प है कक्षा 2 व 3 और तीसरा विकल्प है कक्षा 3, 4 व 5 और चौथा विकल्प है विकल्प 1 व 2। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3 कक्षा 3, 4 और 5, क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर जो है वो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया जाएगा। पहला विकल्प माह जुलाई अगस्त की मध्यावधि में, दूसरा है माह अप्रैल जुलाई की मध्यावधि में, तीसरा है माह जून जुलाई मध्यावधि में, चौथा विकल्प है माह मार्च अप्रैल की मध्य अवधि में। सही जवाब है माह अप्रैल और जुलाई के मध्य अवधि में आरंभिक परीक्षण किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल कितने भाग हैं। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प 3, विकल्प नंबर 3 है 4 और अगला विकल्प है 6। तो साथियों, आधारशिला हस्तपुस्तिका में कुल मिलाकर 6 भाग हैं। जो पहला भाग है उसमें फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा का विवरण दिया गया है और भाग नंबर 2 में भाषा विकास पर चर्चा की गई है। भाग 3 में आरंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता का विकास के विषय में दिया गया है और भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा गणितीय परिवेशीय अध्ययन के विषय में गतिविधियां वगैरह दी गई हैं और जो इसका भाग 5 है वो आकलन से संबंधित है और भाग 6 में परिशिष्ट दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 6 भाग हैं। अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप से ELPS में P का आशय है। विकल्प नंबर 1 पैरामीटर, विकल्प 2 प्रोजेक्ट, विकल्प 3 प्रोफिशिएंसी
और विकल्प नंबर 4 है पिक्चर्स। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 पिक्चर्स। ये ELPS एक थ्योरी है जो गणित सीखने के लिए बनाई गई है। इसमें P का मतलब होता है पिक्चर, तो E फॉर होता है एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर होता है सिंबल। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा भाषा गणित के लिए किन कक्षाओं पर बल दिया गया है? सही जवाब है कक्षा 1 और 2, पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि लेखन पूर्व की गतिविधि नहीं है? पहला विकल्प है बीजों, तिलियों, पत्तियों से आकृतियां बनाना। दूसरा विकल्प बीनना, छांटना, पिरोना, फाड़ना। तीसरा विकल्प रंग भरना। विकल्प नंबर 4 है चित्र पर लिखना। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 चित्र पर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिनों के लिए है? पहला विकल्प 50 दिन, दूसरा विकल्प 40 दिन, तीसरा विकल्प 60 दिन और चौथा विकल्प है 45 दिन। सही जवाब है 50 दिन। अगला प्रश्न, बच्चों के भाषाई कौशलों के विकास के लिए कितने केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है बच्चों के भाषाई कौशलों के विकास के लिए 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं, इन्हीं को विकसित किया गया है। और इसी प्रकार यदि गणित की बात करें तो वहाँ पर 5 केंद्रित आउटकम विकसित किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1 4। अगला प्रश्न, भाषा विकास की दृष्टि से भाषा की दक्षताएं हैं। पहला विकल्प है LSRW, दूसरा विकल्प है LRSW और तीसरा विकल्प है HOLO और नंबर 4 विकल्प है EPLS। सही जवाब है LSRW। ये भाषा विकास का जो है भाषा की दक्षताएं हैं। सही मायने में ये भाषा को सीखने सिखाने का एक क्रम है। साथियों, भाषा जो है भाषा विकास की दृष्टि से इसमें LSRW एक तरह की थ्योरी है, जहाँ पर L का मतलब बताया गया है लिसनिंग और S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। L फॉर लिसनिंग मीन्स सुनना, स्पीकिंग, S फॉर स्पीकिंग यानी कि बोलना, R फॉर रीडिंग यानी कि पढ़ना और W फॉर राइटिंग मतलब लिखना। इसको हिंदी में सुबोपली भी कहते हैं, यानी कि पहले बच्चा सुनता है और दूसरे चरण स्पीकिंग यानी कि फिर वो बोलता है और फिर आता है तीसरा चरण, फिर वो पढ़ता है। पहले सुनता है, फिर वो बोलता है और फिर वो पढ़ता है और सबसे बाद में जो 4th स्टेप है वो लिखता है। तो ये भाषा विकास का एक क्रम है LSRW। इसको हिंदी में सुबोपली भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय है 8 वर्ष से 18 वर्ष तक, जन्म से 8 वर्ष तक, 6 वर्ष से 13 वर्ष तक, 3 से 10 वर्ष तक। सही जवाब है जन्म से 8 वर्ष तक। अगला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? पहला विकल्प केंद्रित लर्निंग आउटकम, दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम, तीसरा है उप लर्निंग आउटकम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जवाब मैं विकल्प नंबर 3 को चुन रहा हूँ, उप लर्निंग आउटकम, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनने बोलने के कौशल विकास की कितनी गतिविधियां आधारशिला में दी गई हैं? 12, 22, 32, 40। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 40। अगला प्रश्न, आधारशिला में पठन विकास की कितनी गतिविधियां दी गई हैं? 4, 5, 6, 7। सही जवाब है 6। अगला प्रश्न, गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं? 4, 7, 5, 6। सही जवाब है 5। गणित विषय के लिए 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रेरणा सूची क्या है? केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, सब लर्निंग आउटकम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है सब लर्निंग आउटकम, लेकिन इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ। साथियों, अगर इसका आपको सही जवाब मिले तो आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हो सकता है ये मेरा गलत हो। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित करने पर बल दिया गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, सपोर्टिव सुपरविजन। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, आधारशिला मॉड्यूल में। आधारशिला मॉड्यूल का जो विकास किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, ये बच्चों में भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित हो जाए, इसमें इसी पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न, भाषा के कितने पहलू होते हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प 3, तीसरा विकल्प 4 और चौथा विकल्प है 5। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 1, 2। भाषा के 2 पहलू होते हैं, नंबर 1 यांत्रिक और नंबर 2 भाव या फिर चिंतनात्मक। यांत्रिक में आता है लिखना, उच्चारण, सुलेख, और भाव चिंतनात्मक में आता है यानी कि अर्थ ग्रहण करना, सोचना, प्रतिक्रिया देना या फिर समीक्षा करना। तो इस तरह से भाषा के 2 पहलू होते हैं, नंबर 1 यांत्रिक और दूसरा होता है भाव या चिंतनात्मक। अगला प्रश्न, ERAC क्या है? सीखने का चरण जो पूर्ण होने पर आगे नहीं बढ़ता है। दूसरा है निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया। तीसरा है बाइपोलर एक्टिविटी और नंबर 4 पर है उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ERAC एक निरंतर चलने वाली चक्रीय प्रक्रिया होती है, जहाँ पर E4 होता है एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R4 रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A4 एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग और C4 कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष या फिर समेकन। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल लर्निंग शिविर किस कक्षा के बच्चों के लिए है? कक्षा 1 व 2, 2 व 3, 3, 4 व 5, कोई नहीं। सही जवाब है कक्षा 1 व 2। अगला प्रश्न, गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं? पहला विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गतिविधियां 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहली होती है मौखिक। सबसे पहली जो गतिविधि का प्रकार बताया गया है वो मौखिक बताया गया है। नंबर 1 मौखिक गतिविधि, नंबर 2 लिखित गतिविधि, नंबर 3 पर आता है सामग्री आधारित गतिविधि और नंबर 4 पे आता है ICT आधारित गतिविधि। अगला प्रश्न, प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को निम्नांकित में से किस प्रकार के मौके नहीं मिलने चाहिए? पहला विकल्प है सुनने बोलने के मौके, कल्पनाशीलता सृजनात्मक के अवसर, रचनात्मक क्रियाकलापों के साथ प्रस्तुतिकरण के मौके, कक्षा में बच्चों के दिशाहीन बात पर बल। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, कक्षा में बच्चों के दिशाहीन बात पर बल, क्योंकि बच्चों को सुनने और बोलने का भी मौका मिलना चाहिए, कल्पना करने का और सृजनात्मकता का मौका भी मिलना चाहिए और रचनात्मक क्रियाकलाप करने का मौका भी बच्चों को मिलना चाहिए। तो सही जवाब है विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना में पढ़ना लिखना पर कितना समय दिया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा शिक्षण की 40 मिनट की शिक्षण योजना में पढ़ना लिखना पर 20 मिनट का समय दिया गया है। कुल मिलाकर 40 मिनट की शिक्षण योजना होती है, जिसमें से लगभग 15 मिनट सुनना और बोलने के लिए होते हैं और लगभग 20 मिनट का समय पढ़ना लिखना के लिए दिया गया है, और जो 5 मिनट का समय है वो आकलन और सुधार के लिए दिया जाता है। तो साथियों, ये थे आपके सामने जनपद मिर्ज़ापुर के क्वेश्चन जो वहाँ पर पूछे गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगेगा। साथियों, आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर आपके यहाँ पर भी इस तरह का एग्ज़ाम होता हो तो ये आपके काम आएंगे। साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।